एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ सभी लोग काफी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग बेटा अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है एग्रीकल्चर। हम सभी ने सुना है ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारे लिए एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंस रखता है ना कि हमारी नींव है। हमारी कहते हैं ना, जैसे हमारे शरीर में बैकबोन होती है, हमारी ये रीढ़ की हड्डी, ऐसे ही हमारे लिए एक बैकबोन है क्या, एग्रीकल्चर, हमारे इंडिया के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। किस लिए? क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे कि जो हम लोग एटलीस्ट खाते हैं उसके बारे में पता चलेगा कि कौन सी गर्मियों की फसल है, कौन सी सर्दियों की फसल है। भाई ये गेहूं है, ये कैसे उगता है, ये कहां कहां उगता है, कौन सा राज्य किस में प्रथम है। चावल की अगर खेती होती है तो वो साल भर होती है या 6 महीने की होती है, 4 महीने की होती है। ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी। कुछ अपने टॉपिक्स हैं ये वाले जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। एक तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग के कितने टाइप होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अपनी मेन हेडिंग है क्रॉपिंग पैटर्न। उसमें हम क्या क्या जानेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न में हम जानेंगे क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में कि क्रॉपिंग सीजन्स कितने होते हैं, कौन सी गर्मियों की फसल होती है, कौन सी सर्दियों की फसल होती है। उसके बाद हम जानेंगे फूड ग्रेन्स, कौन मतलब बहुत बड़े मेजर मेजर क्रॉप्स के बारे में, गेहूं, चावल, इन सब के बारे में जानेंगे। इन सब का सीजन्स के बारे में जानेंगे, इन सब की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे, किसको कितना टेम्परेचर चाहिए, किसको कितना रेनफॉल चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे मिलेट्स के बारे में कि मोटा अनाज वो क्या होता है, उसके बारे में, पल्सेस, प्लांटेशन क्रॉप, फाइबर क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप्स, इन सब के बारे में जानेंगे। और लास्ट में अपना टॉपिक बचेगा कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा उसके बारे में। और एक और चीज मैं बता दूं, ये सारी चीजें हम एक पार्ट में कवर नहीं करेंगे, इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। तो हम पहले पार्ट में कवर करेंगे फूड ग्रेन्स तक, उसके बाद मिलेट से लेके इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तक पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। तो अपना टॉपिक है पहला, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो जो फार्मिंग है वो 3 टाइप्स की होती है, एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक कमर्शियल फार्मिंग। इन तीनों को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि हमारे भारत में कृषि कितनी महत्वपूर्ण है, जो एग्रीकल्चर है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये फैक्ट है कि जो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कि अपनी टोटल पॉपुलेशन का जो 2/3 भाग है, 2/3 पॉपुलेशन है, वो किसमें एंगेज है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। और इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। क्या होता है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर अपना एक प्राइमरी एक्टिविटी है। और कितनी 2/3 पॉपुलेशन किसमें एंगेज है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। तो देख रहे हो कितना बड़ा सेक्टर है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो इसीलिए इसको पढ़ना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। हमें ये तीनों नाम याद रखने हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है बेटा? प्रैक्टिस इन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, यानी कि जहां छोटे छोटे लैंड होते हैं ना, आधा बीघा, 1 बीघा, तो वहां पे ये करी जाती है। उसके बाद डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, यानी कि जो ये पूरी फसल है ये किस पे डिपेंड होती है? मॉनसून पे। यानी कि यहाँ पे कोई भी इरिगेशन, जैसे हम लोग हमारे गांव में होते हैं ना, ट्यूबवेल होते हैं, उनसे हम पानी लगाते हैं, तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होता है इरिगेशन का। ये टोटली डिपेंड होते हैं अपने मॉनसून पे। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न यानी कि 1-2 साल तक किया, फिर उस लैंड को क्या करते हैं? उस लैंड को वो लोग जला देते हैं और वो आगे शिफ्ट हो जाते हैं। ये मोस्टली बेटा पहाड़ों पे होता है। ये जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है ये मोस्टली क्या होता है? माउंटेन एरिया पे। जैसे ये एक पहाड़ है, इस एरिया में इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर किया। अब ये लोग क्या करेंगे? 1-2-3 साल तक किया, अब इस एग्रीकल्चर पे ये आग लगा देते हैं और इसके बाद इस एरिया पे करने लगेंगे। और ये आग क्यों लगाई जाती है बेटा? ये आग इसलिए लगाई जाती है जितने भी ये मिट्टी में मिनरल्स हैं वो ताकि दोबारा पनप पाए, और अब वो लोग दोबारा उस पे कम से कम 4-5 साल बाद फिर वो उस पे एग्रीकल्चर करते हैं। इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो इसको झूमिंग बोलते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जो अपना नॉर्थ ईस्ट है ना, अपने भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है जिसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये वाला जो एरिया है, वहां पे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं झूमिंग।
और उसके बाद मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में और लदांग बोलते हैं ब्राजील में। तो हमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अगर पूछा जाए तो हमें ये तीनों फैक्ट लिखने हैं और ये एग्जाम्पल लिख देने कि इसको झूमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, लदांग बोलते हैं ब्राजील में। उसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हमने प्रिमिटिव पढ़ लिया। अब इंटेंसिव क्या होती है बेटा? इंटेंसिव होती है प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, यानी कि ये ऐसे एरिया पे करी जाती है जहां पे हाई पॉपुलेशन है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, लाइक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब एरिया में कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग होती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि इस लैंड जो भी हम एग्रीकल्चर करते हैं उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? लेबर की जरूरत पड़ती है। एक आसान भाषा में समझते हैं, अगर आप लोग कोई भी गांव से होगे तो आप लोग समझते होगे, जब भी अगर धान की खेती होती है या फिर गेहूं की खेती होती है, तो जब हम बुनते हैं तब मान लो अगर हमारा 4 बीघा 5 बीघा खेत है तो हम लोग उसे आसान से कर लेते हैं, लेकिन वहीं 10 बीघा हो, 15 बीघा हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ता? लेबर रखनी पड़ती है। तो वही ये लेबर इंटेंसिव होती है मोस्टली। उसके बाद बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज, यानी कि जो बायोकेमिकल्स होते हैं और जो इरिगेशन में यूज करते हैं, इरिगेशन तो यूज होता ही है, जैसे यहाँ पे तो मॉनसून पे डिपेंड थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम यूज होता है। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना, यानी कि ट्यूबवेल होते हैं प्रॉपर, वहां से इन एग्रीकल्चर को क्या होता है? इरिगेशन किया जाता है। और बायोकेमिकल्स इनपुट्स यूज होते हैं, यानी कि जो अगर हमने कोई भी फसल उगाई है उसको और ज्यादा क्वांटिटी में करने के लिए हम लोग उसमें HIV सीड्स या बहुत सारी चीजें आती है ना, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो भी होते हैं वो हम यूज करते हैं। फिर बेटा होती है सबसे लास्ट में कमर्शियल फार्मिंग। ये क्या होती है? कमर्शियल से ही पता चल रहा है ना, इसके नाम में ही एक कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए करी जाती है, यानी कि बाजार में बेचने के लिए। वैसे तो ये भी बाजार में ही बेची जाती है, लोग मतलब सारा गेहूं अगर उगा रहे हैं तो अपने घर पे ही नहीं रख लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े क्वांटिटी में करी जाती है, यानी कि 100 बीघा 150 बीघा में कोई एक फसल उगाई जा रही है कमर्शियल पर्पस के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। इसमें HIV सीड्स यूज होती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन, यानी कि जो उत्पादन है उसको और ज्यादा करने के लिए ये सारी चीजें यूज होती हैं। एग्जांपल प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है बेटा? जैसे टी, कॉफी, ये सब क्या है? ये सारी प्लांटेशन क्रॉप है। हम आगे जाके जब पढ़ेंगे ना बाकी अलग अलग क्रॉप्स के बारे में तब हम जानेंगे। तो कमर्शियल फार्मिंग का एक मेन एग्जांपल है प्लांटेशन क्रॉप। तो आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा ना कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती क्या है आसान भाषा में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग सीजन्स। मैं इसे रब कर देता हूं और हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अपना अब टॉपिक है क्रॉपिंग सीजन्स, यानी कि जो क्रॉपिंग के हैं वो अलग अलग सीजन होते हैं, यानी कि हम पढ़ते हैं ना विंटर सीजन, ये विंटर की क्रॉप है, ये समर क्रॉप है, तो वो कौन सी समर क्रॉप होती हैं, कौन सी विंटर क्रॉप होती हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है, राबी, खारिफ और ज़ियाद में। ये है राबी, खारिफ और ज़ियाद। अब हम इसमें देखेंगे कि राबी कौन सी फसल होती है, कौन सा सीजन है जिसे हम राबी बोलते हैं। तो टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं इसमें। कौन सी? टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। अब ये टेम्परेट क्या होता है? टेम्परेट रीजन क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? जिस पता हो अच्छी बात है, और जिसे नहीं पता तो हमारा पूरा वर्ल्ड ना 3 रीजन्स में डिवाइड है, एक टेम्परेट, एक ट्रॉपिकल, फिर उसके बाद टेम्परेट, फिर उसके बाद पोलर रीजन। मैं रफली आपको बता देता हूं। तो ये अपना जो भारत है ये दोनों रीजन में आता है, जो अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहां पे क्या है? इक्वेटर। ये वाला जो एरिया है ये तो ट्रॉपिकल एरिया हो जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जितना भी अपना ये पूरा भारत बच जाता है, अपर पार्ट वाला, ये किस में आता है? ये आता है टेम्परेट रीजन में। तो यानी कि जो जितनी भी राबी सीजन्स की फसल है वो कौन से एरिया में होंगी? वो टेम्परेट एरिया में होंगी, यानी कि जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा क्या है? ये टेम्परेट रीजन है। तो यहां पे कौन सी फसलें होंगी? राबी सीजन वाली। उसके बाद आर सोन इन विंटर एंड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि ये उगाई कब जाती हैं? ये उगना स्टार्ट होती हैं
विंटर्स में, अक्टूबर और दिसंबर के महीने के बीच, और हार्वेस्ट कब होती है? समर्स में, अप्रैल से जून के बीच। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस 3 नंबर का जरूर आएगा आपके पेपर में, मैं गारंटी ले रहा हूं कि राबी, खारिफ, जियाद में इन तीनों में डिफरेंस, या राबी और खारिफ में डिफरेंस आ जाएगा, खारिफ और जियाद में डिफरेंस आ जाएगा। इन तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से राबी की फसल है वीट, यानी कि जो गेहूं, वो क्या है? एक राबी सीजन की फसल है। उसके बाद खारिफ के बारे में पढ़ें तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप्स, यानी कि जितने भी ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं वो खारिफ सीजन में होती हैं। आर ग्रोन इन विद ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी कि जब मॉनसून आता है तब ये उगाई जाती है। और हार्वेस्ट कब होती है? विंटर्स में, सितंबर से अक्टूबर महीने के बीच में। और इसके अगर एग्जांपल लें तो राइस, ये क्या है? एक खारिफ फसल है। तो बेटा राइस और व्हीट ये दोनों मेजर क्रॉप्स हैं, यानी कि अनाज जिसे बोलते हैं ना हम अनाज। तो ये जो अपने भारत का बहुत ही मेजर अनाज वाली फसल है गेहूं और चावल। तो गेहूं क्या है? एक राबी सीजन की फसल है, और राइस क्या है? एक खारिफ सीजन की फसल है। ठीक है, हम लोगों को ये देखना है इसमें कि ये कब लगाई जाती हैं। तो राबी कब लगाई जाती है? विंटर्स में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और उन्हें काटा कब जाता है? हार्वेस्ट कब किया जाता है? अप्रैल से जून के बीच में। एग्जाम्पल है व्हीट। इसी तरीके से ऑनसेट, जब मॉनसून शुरुआत होती है, यानी कि मई जून के पीरियड में ये लगाई जाती हैं और हार्वेस्ट करी जाती हैं सितंबर से अक्टूबर के पीरियड में। इसके बाद लास्ट सीजन बचता है एक ज़ियाद का। ये कौन सा सीजन होता है? बेटा ये सीजन होता है इन बिटवीन राबी एंड खारिफ सीजन, यानी कि जो फसलें दिसंबर में लगाई जाती है ना, वो काटी कब जाएंगी? मार्च में, अप्रैल में। तो अप्रैल और मई ये जो 2 महीने रह जाते हैं ना बेटा, हम इसको भी यूज कर लेते हैं किसान लोग। उस सीजन को बोलते हैं ज़ियाद सीजन। ये कब होता है? मेनली अप्रैल का। ठीक है, और जैसे वाटरमेलन हम लोग खाते हैं ना, वाटरमेलन, ऐसी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं वो इस सीजन में करे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्रॉपिंग सीजन। उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं, फूड ग्रेन्स और सीरियल्स। सीरियल्स मतलब क्या होता है? सीरियल्स मतलब अनाज, अनाज। ठीक है, फूड ग्रेन्स तो जो मेजर अनाज वाली जो फसलें हैं हम लोगों को पता है क्या है? एक राइस है और एक व्हीट है। हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आप में बेटा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का आएगा, कि राइस की जो फसल है इसके बारे में पता हो कि इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर व्हीट का आ सकता है कि व्हीट को क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले ये बताना है कि राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है, एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और एक खारिफ क्रॉप है। ये तीनों चीजें हम बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि जो राइस है बेटा, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना करता है। और सेकंड नंबर पे हम कौन आते हैं? हम इंडिया किस पे आते हैं? सेकंड पोजीशन पे इन प्रोडक्शन ऑफ राइस। ठीक है, उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें याद रखनी है कि टेम्परेचर क्या चाहिए और रेनफॉल क्या चाहिए। तो इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए हमें गेहूं को राइस को उगाने के लिए। और एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो साल की वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो चावल की फसल है बेटा, बहुत पानी लगता है, इसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है। और कुछ एरिया में जहां पे बारिश मतलब मानसून इतना नहीं होता है, तो वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज के द्वारा ये उगाया जाता है। तो हमसे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना कि राइस के लिए हमें क्या क्या, एक राइस की फसल के लिए क्या क्या जरूरतें हैं और क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या नीड्स हैं उसके लिए, तो सबसे हमें पहले लिखना है इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप, इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप एंड इट इज अ खारिफ क्रॉप। उसके बाद हमें लिखना है चाइना, कुछ फैक्ट बताने कि चाइना फर्स्ट पे रैंक पे आता है इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड इंडिया है अपना सेकंड पे। उसके बाद हमें बताना है इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस और एनुअल रेनफॉल अबव 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें स्टेट्स बताने की कौन से स्टेट्स में होता है। मैंने यहां लिख नहीं पाया हूं, हमें बताना है कि कौन से स्टेट्स में होता है। तो मैं आपको एक मैप, ये अपनी बुक है ना, मैप क्या है, ये बुक है अपनी जिसमें सारे स्टेट्स एक मैप बता देना है हमें। आप लोगों को ये दिख रहा होगा ना। तो बेटा ये जितना भी ये एरिया है अपना, वेस्ट बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जितना भी एरिया है यहाँ पे सब पे क्या होता है? यहाँ पे बेटा चावल की खेती होती है। ठीक है,
तो ये सारा एरिया में स्टेट्स बता देने हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये सारे स्टेट्स लिखने हैं जिसमें राइस की खेती होती है। उसके बाद वीट, इट इज अ स्टेबल फूड क्रॉप, टेम्परेट क्रॉप, ये ट्रॉपिकल क्रॉप थी, ये एक टेम्परेट क्रॉप है और ये एक राबी क्रॉप है। और चाइना इसमें भी फर्स्ट नंबर पे है बेटा, गेहूं को भी उगा रहा है चाइना, और अपना इंडिया सेकंड रैंक करता है इन प्रोडक्शन। इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये लो टेम्परेचर रिक्वायर है इसके लिए, और एनुअल रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर चाहिए होती है। और ये कहां होती है, ये वीट कहां होता है, हरियाणा, पंजाब और तुम्हारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं जहां पे ये किया जाता है। तो जब भी राइस और वीट का कोई भी अलग एक सेपरेट आप पे अलग एक क्वेश्चन आएगा कि राइस की सारी चीजें बताओ या वीट की सारी चीजें बताओ, तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि हमें ये बताना है कि जो राइस है वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये एक खारिफ क्रॉप है, चाइना फर्स्ट पे है प्रोडक्शन पे और सेकंड इंडिया रैंक है। उसके बाद टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, रेनफॉल कितनी चाहिए होती है और कौन से स्टेट्स में होता है। बेटा इतना लिख लोगे तो भी पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और मैप के द्वारा लिखोगे तो और अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना क्रॉपिंग सीजन और ये कुछ इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप्स राइस और वीट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुछ मिलेट्स क्रॉप के बारे में, यानी कि मोटा अनाज। आप लोगों ने सुना होगा ना, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीजें क्या है, ये मिलेट्स। अब हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन हम ये सारी चीजें जितना भी अपना रह गया ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हम बहुत सारा आज पढ़ लिया ना, बहुत सारी चीजें कवर कर ली, इसी को ही अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अलग मिलेट्स और बाकी जो क्रॉप्स रह गई हैं उनके बारे में। तो आई होप, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा, आपको इससे हेल्प मिलेगी अपने क्लास में, अपने क्वेश्चंस, अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।